A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. Friends, today we are going to start with section 47, which falls under income under the head capital gains. And section 47 talks about those transactions which are not regarded as transfer for the purpose of section 45, because section 45 says that जब भी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से जो कैपिटल गेन अराइज करता है वो इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर होता है। इसका पैसे कब मिलते हैं उससे कोई संबंध नहीं है, ना तो रिसीट बेसिस पे हो रहा है ना ये अक्रूवल बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि कैपिटल एसेट की वैल्यू भले ही बढ़ती रहे लेकिन कैपिटल एसेट की वैल्यू बढ़ने से वो टैक्सेबल नहीं हो जाता। कैपिटल एसेट तब टैक्सेबल होता है जब उसकी चार्जेबिलिटी तब आती है जब उसकी बिक्री होती है, यानी उसका ट्रांसफर होता है। तो कमिंग बैक टू सेक्शन 47, सेक्शन 47 में उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जा रहा है जो कि ट्रांसफर शब्द के दायरे से बाहर रखे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला है, जब भी किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टोटल या पार्शल पार्टीशन होता है और उस पार्टीशन के तहत अगर कैपिटल एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैपिटल एसेट बांटे जाते हैं, तो उनके बांटे जाने को ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को उस ट्रांसफ़र पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 47(3) में है कोई ऐसा ट्रांसफ़र जो कि कैपिटल एसेट का कोई ऐसा ट्रांसफ़र जो गिफ्ट के रूप में किया जा रहा है या फिर विल के रूप में किया जा रहा है या फिर कोई इर्रेवोकेबल ट्रस्ट के रूप में किया जा रहा है। इर्रेवोकेबल ट्रस्ट ऐसा ट्रस्ट होता है जो कि रिवोक नहीं किया जा सकता। जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो उस वक्त उसकी रेवोकेबिलिटी सेट कर दी जाती है कि ये रिवोक नहीं किया जा सकता है। तो चूंकि इर्रेवोकेबल ट्रस्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी प्रॉपर्टी को किसी के सुपुर्द करना है क्योंकि वो उसका ध्यान रख लेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में अगर किसी प्रॉपर्टी की सुपुर्दगी इसलिए की जा रही है कि उसका अच्छा ध्यान रखा जाएगा या उसका वितरण ठीक से होगा, तो वो सुपुर्दगी एक अच्छी चीज़ है और इसलिए उस प्रक्रिया को टैक्स नहीं किया जाता कि जहाँ पर कैपिटल एसेट को इर्रिवोकेबल ट्रस्ट को दे दिया जाता है या विल के तहत किसी को दे दिया जाता है वसीयत के तहत, और या फिर गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इन कंडीशन में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, सिवाय ऐसी कंडीशन के जहाँ पर ये जो गिफ्ट या इर्रिवोकेबल ट्रस्ट को दिया जाने वाली बात है, ये वो शेयर्स, डिबेंचर्स या वारंट दिए जा रहे हैं जो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है गाइडलाइंस के तहत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बारे में इशू की हुई हैं। तो यानी कि अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत कोई भी गिफ्ट या रिवोकेबल ट्रस्ट को अगर कोई कैपिटल एसेट दिया जाता है या एक रिवोकेबल ट्रस्ट के तहत दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो जो है कैपिटल गेन्स टैक्स उस ट्रांसफ़र पर नहीं लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा उस ट्रांसफ़र पे क्योंकि वो इस ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर नहीं होगा। उसके बाद 47(4) में कहा गया है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट कोई भी कंपनी अपने सब्सिडरी को कंपनी को देती है, जहाँ पर कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर ओन कर रही है और सब्सिडरी कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो ऐसे में भी जो ट्रांसफ़र है, क्योंकि वो
एक ही ग्रुप के अंतर्गत हो रहा है, एक ही कंपनी के एक तरह से कहा जा सकता है उसी के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि अपनी सब्सिडियरी कंपनी अपने अपना जो पार्ट है उसका उस कंपनी को ही एक तरह से दे रही है। वो उसके उसके सारे शेयर, वो कंपनी ही उसकी ओनर है सब्सिडियरी कंपनी की, तो उस ट्रांसफ़र को भी हम कैपिटल गेन के तहत टैक्स नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर देती है उन्हीं कंडीशंस में जहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी के सारे शेयर होल्डिंग कंपनी के पास हैं, और जिस केस में होल्डिंग कंपनी भी एक इंडियन कंपनी है, तो वैसे केस में भी ये जो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि ये एक ही ओनर के अंतर्गत हो रहा है, ओनर एक ही है। और इसमें कहा गया कि स्टॉक इन ट्रेड के रूप में अगर ये 29 फरवरी 88 के बाद अगर ट्रांसफ़र होता है तो ये प्रावधान 4 और 5 प्रावधान उस पर नहीं लगेंगे। यानी स्टॉक इन ट्रेड जहाँ तक सवाल है, जो स्टॉक है उसका अगर ट्रांसफ़र होता है, अगर स्टॉक इन ट्रेड कोई कैपिटल एसेट भी है और वो स्टॉक इन ट्रेड बीइंग अगर वो कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफ़र कर रही है कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, तो वहाँ पे अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में उसको ट्रांसफ़र कर रही है तो वहाँ ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा, यानी कि वहाँ पर ये प्रोविज़न अप्लाई कर जाएंगे, जो 45 के प्रोविज़न अप्लाई कर जाएंगे। तो लिहाजा वो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आ जाएगा। और उसके बाद ये है कि 6 में कहा गया है कि कोई भी ट्रांसफ़र अगर किसी अमेलगेमेशन की स्कीम के तहत किया जाता है, किसी अमेलगेमेटिंग कंपनी के द्वारा अमेलगेमेटेड कंपनी को, जहाँ पर अमेलगेमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी है। अमेलगेमेटेड कंपनी वो होती है जो बाद में बनती है अमेलगेमेशन के बाद। अमेलगेमेटिंग कंपनी वो होती है जो अमेलगेमेट हो रही होती है दूसरी कंपनी में। तो अमेलगेमेशन को एनकरेज करने के लिए अमेलगेमेशन की प्रक्रिया होते रहनी चाहिए और उसमें टैक्स का इंसिडेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो अमेलगेमेशन की प्रक्रिया में बाधा लगेगी और कंपनियां अगर अमेलगेमेट नहीं कर पाएंगी तो कई बार वो ध्वस्त हो सकती हैं। और अमेलगेमेशन से क्या होता है कि कंपनीज के जो एक तो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मिल के 1+2 करके 3 भी बना सकते हैं। तो इसलिए अमेलगेमेशन को एनकरेज किया जाता है अगर वो इस पर्पज़ से किए जा रहे हैं कि उससे सिनर्जी आती है जो अमेलगेमेटेड कंपनी में, और वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाती है। इसलिए इस प्रक्रिया को एनकरेज करते हुए अमेलगेमेशन की स्कीम में जो ट्रांसफ़र होते हैं कैपिटल एसेट, उनको ट्रांसफ़र की परिभाषा से बाहर रखा गया है। आप देखेंगे कि इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं अमेलगेमेटिंग कंपनी के द्वारा किसी अमेलगेमेटेड फॉरेन कंपनी को, यहाँ पे फॉरेन कंपनी की बात आ रही है कि अगर कोई अमेलगेमेटिंग फॉरेन कंपनी है, वो अमेलगेमेटेड फॉरेन कंपनी को अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र कर रही है तो वहाँ पर अगर ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर रखना है और जहाँ पे शेयर्स जो हैं जो फॉरेन कंपनी के पास हैं वो इंडियन कंपनी के, तो वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाएगा कि 25% शेयर होल्डर्स जो अमेलगेमेटेड कंपनी में अमेलगेमेटिंग फॉरेन कंपनी में थे वो बने रहने चाहिए शेयर होल्डर अमेलगेमेटेड फॉरेन कंपनी में भी, जिससे एक फर्जी टाइप का केवल टैक्स अवॉइड करने के लिए कोई अमेलगेमेशन नहीं होना चाहिए कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है वो अमेलगेमेट हो गई किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में केवल इस पर्पज़ से कि टैक्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कंडीशन रखी गई है कि क्योंकि अमेलगेमेशन एक जेन्युइन अमेलगेमेशन होना चाहिए, और इसलिए कंडीशन रखी गई है कि कम से कम जो है 25% शेयर होल्डर अमेलगेमेटिंग कंपनी
अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी वाले वही होने चाहिए जो कि अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी में रह जाने चाहिए। और साथ में दूसरी बात ये भी है कि जिस कंट्री में अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री में भी ये कैपिटल गेन्स का टैक्स अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर रखें। क्योंकि अगर दूसरी कंट्री किसी चीज़ को टैक्स कर रही है तो हम भी क्यों ना उसको टैक्स कर लें, क्योंकि अपने देश में तो वो टैक्स दे रहे हैं जहाँ पर वो इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो केवल हम ही थोड़ी हैं कि जो फ्री ट्रेड जोन नहीं है हम कि हम उसको टैक्स के दायरे से बाहर रखेंगे। उसके बाद 47(6)(a) में कहा जा रहा है कि अगर एक ट्रांसफ़र ऐसा होता है अमेलगमेशन के स्कीम के तहत जिसमें एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अमेलगमेट हो रही है, और ये जो अमेलगमेशन है इसको सैंक्शन किया गया है और फोर्स में लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, और वहाँ पे कैपिटल एसेट बैंकिंग कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पर भी इसको ट्रांसफ़र से बाहर रखा गया है, ट्रांसफ़र की परिभाषा से बाहर रखा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि कोई कैपिटल एसेट है जो कि एक फॉरेन कंपनी में कोई शेयर है, इसके पहले जो बात हुई थी वो इंडियन कंपनी के शेयर की बात, फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र करती है, फॉरेन अमेलगमेटेड कंपनी अमेलगमेटिंग कंपनी अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पर बात आ रही है अगर किसी फॉरेन कंपनी में कोई शेयर है जो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है किसी इंडियन कंपनी से, एक फॉरेन कंपनी का शेयर है लेकिन वो जो फॉरेन कंपनी का शेयर है उसकी जो वैल्यू है वो इंडियन कंपनी से सब्सटैंशियली जो वैल्यू है उस शेयर की वो डिराइव हो रही है किसी इंडियन कंपनी के शेयर से, फ्रॉम द शेयर्स और शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, और जो शेयर्स अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी होल्ड कर रखा है। तो कौन सा शेयर होल्ड कर रखा है? वो जो फॉरेन कंपनी का शेयर है, लेकिन वो फॉरेन कंपनी का शेयर जो कि जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है किसी इंडियन कंपनी के शेयर से। इस बात को और ख़ास तौर पे यहाँ जैसे आप देख रहे हैं वर्णन किया हुआ है एक्सप्लेनेशन 5 टू क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, तो वहाँ से वर्णन ये ला रहे हैं कि ये किस प्रकार की फॉरेन कंपनी है का शेयर है जो अपनी वैल्यू इंडियन कंपनी से डिराइव कर रहा है। तो इसको जाके देखते हैं सेक्शन 9 में, सेक्शन 9(1)(1) में जाके देखते हैं। तो ये आपका सेक्शन 9 ये 9(1)(1) और 9(1)(1) में एक्सप्लेनेशन 5 की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन 2, 2A, 3A, 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन 5 में कहा जा रहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स ये क्लैरिफाई किया जाता है कि कोई भी एसेट या कैपिटल एसेट जो कि एक शेयर है किसी कंपनी में या कोई इंटरेस्ट है किसी कंपनी में या किसी एंटिटी में जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कोई जैसे फॉरेन कंपनी है और उसमें शेयर है वो, तो जो कंपनी है वो उसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर है, तो ये मान लिया जाएगा शैल बी डीम्ड टू बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया। ये माना जाएगा कि ये एसेट या ये जो कैपिटल एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड था। किस कंडीशन में माना जाएगा कि वो इंडिया में सिचुएटेड था? इफ द शेयर और द इंटरेस्ट, यदि वो शेयर या इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू को, जो शब्द आपने देखे थे अभी 47 में, डिराइव कर रहा है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू को सब्सटैंशियल रूप में उन एसेट से जो इंडिया में लोकेटेड है, यानी जो शेयर है वो एक ऐसी कंपनी में है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है। हो सकता है कि उस कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इंडिया में लोकेटेड हों और इस वजह से उस फॉरेन कंपनी का जो शेयर है वो अपनी वैल्यू को सब्सटैंशियली उन एसेट से डिराइव कर रहा है जो कि इंडिया में लोकेटेड है।
तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो कैपिटल एसेट है वो इंडिया में ही सिचुएटेड था। और अगर हम ये मान लेते हैं कि इंडिया में सिचुएटेड था, तो ये जो 911 में कहा जा रहा है कि अगर कोई कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है और उस कैपिटल एसेट से कोई इनकम निकल के आती है, तो वो इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू या अराइज मानी जाएगी। तो अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जिसको हम मान ले रहे हैं डीमिंग प्रोविजन के द्वारा कि वो एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, एक्चुअली वो जो शेयर है वो तो किसी फॉरेन कंपनी में है और वो कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन चूंकि वो अपनी वैल्यू इंडिया में एसेट से डिराइव कर रहा है, इसलिए हम ये मान ले रहे हैं कि क्योंकि वो सब्सटैंशियली अपनी वैल्यू को इंडिया से डिराइव कर रहा है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि वो जो एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है। और इसलिए ऐसे एसेट से कोई भी अगर इनकम अक्रू या अराइज होती है, तो वो इनकम इंडिया में अक्रू या अराइज होती हुई मानी जाती है। तो ये हुआ जो सेक्शन 9 का जो कनेक्शन है सेक्शन 47 के साथ। अब हम समझते हैं कि 47 में कहा क्या जा रहा है आखिरकार। तो यहाँ पे 47 में ये कहा जा रहा है कि यदि एक स्कीम ऑफ एमैल्गमेशन है, किसी एक स्कीम ऑफ एमैल्गमेशन के तहत कोई भी कैपिटल एसेट जो कि शेयर है फॉरेन कंपनी में, जो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है किसी इंडियन कंपनी के शेयर से, फ्रॉम द शेयर और शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, वैल्यू डिराइव कर रहा है इंडियन कंपनी से नहीं, फ्रॉम द शेयर और शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, वैल्यू डिराइव कर रहा है उन एसेट से नहीं जो इंडिया में है। ये कह सकते हैं कि हाँ ये एसेट इंडिया में है, अगर लेकिन स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि जो शेयर अपनी वैल्यू को किसी इंडियन कंपनी के शेयर से डिराइव कर रहा है और ऐसा शेयर जो होल्ड किया जा रहा है फॉरेन कंपनी का अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के द्वारा, और उस अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के द्वारा उस शेयर को अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये भी एक जेन्युइन अमेलगमेशन मान लिया जा सकता है। और ऐसे कंडीशन में उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से हम बाहर रख सकते हैं, बशर्ते कि 25% शेयर होल्डर जो थे अमेलगमेटिंग कंपनी के फॉरेन कंपनी के, वो बने रहते हैं अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी में, और उस कंट्री में जहां अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वहां पर इस ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से हम भी बाहर रख सकते हैं, जहां पर एक जेन्युइन अमेलगमेशन है और कैपिटल गेन टैक्स वो कंट्री उस पर नहीं ले रही है। 47(6)(b) में कहा जा रहा है, यहाँ डीमर्जर की बात की जाती है कि कोई भी अगर डीमर्जर के तहत, डीमर्जर को अगेन फिर से एनकरेज करते हुए कि डीमर्जर होता है जब कोई कंपनी अपने किसी यूनिट को या किसी अंडरटेकिंग को अपने से अलग कर देती है। जैसे मेरे बॉडी का कोई पार्ट सड़ जाए तो मैं उसको काट के अलग कर दूं, तो वो है डीमर्जर। और उससे क्या होता है कि बाकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। तो इस तरह से कंपनियां भी करती हैं जिसमें कि डीमर्जर करा जाता है। और एक डीमर्जर के तहत अगर कैपिटल एसेट कोई है जो डीमर्ज कंपनी यानी डीमर्जर से पहले वाली कंपनी अगर रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, अगर वो रिजल्टिंग कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो इस तरह का जो ट्रांसफर है वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता सेक्शन 45 के पर्पज से। उसके बाद 47(6)(c) में कहा जा रहा है कि कोई भी ट्रांसफर अगर एक डीमर्जर के तहत होता है किसी कैपिटल एसेट का, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये एक शेयर है जो कि एक इंडियन कंपनी में होल्ड किया जा रहा है, और ये जो शेयर है इसका होल्डर है एक डीमर्ज फॉरेन कंपनी जो डीमर्ज होने जा रही है। और डीमर्जर के बाद ये शेयर, डीमर्जर के तहत जो है ये शेयर जो है इंडियन कंपनी में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को। तो ऐसे कंडीशन में उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा यदि जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि 3/4 होल्ड करे हुए थे
वो अगर बने रहते हैं रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में भी। यहाँ पर 3/4 की बात क्यों आ रही है, उसमें 1/4 की बात क्यों आ रही है, इसका मेन पर्पज ये है कि डीमर्जर में तो एक छोटा टुकड़ा हटाया जाता है कंपनी का, पूरी कंपनी नहीं हटा दी जाती। तो सब्सटैंशियली वो कंपनी वही बनी रहनी चाहिए जो पहले थी, और इसलिए यहाँ पर 3/4 वही बना रहना चाहिए कंपनी के होल्डर्स जो पहले थे, और वो रिजल्टिंग कंपनी में भी बने रहने चाहिए। क्योंकि डीमर्जर में क्या होता है कि डीमर्जर में बॉडी आधी से ज़्यादा बॉडी काट के अलग नहीं कर दी जाती है, बॉडी का एक छोटा पार्ट हटाया जाता है। तो 1/4 तक का अगर पार्ट है आप हटा भी रहे हैं कोई इशू नहीं है, 3/4 तो कम से कम रहना ही चाहिए आपके पास, यानी 3/4 शेयर होल्डर वही रहने चाहिए आपके जो पहले थे। और दूसरा बात यह कि जिस देश में वो डीमर्ज होने वाली फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, वहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स उस ट्रांजैक्शन पे नहीं अराइज होना चाहिए। तो और तीसरी बात यह कि जो बशर्ते कि जो प्रावधान है 391 से 394 के, वो अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फॉरेन कंपनी डीमर्ज हो रही हैं। तो उस पर भारत के जो कंपनीज एक्ट के जो प्रावधान हैं जो डीमर्जर से रिलेटेड हैं, उनको अप्लाई करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कोई भी जैसे भारत से बाहर देश है, उसमें कोई फॉरेन कंपनी है, वो डीमर्ज हो रही है और उससे एक रिजल्टिंग कंपनी बन रही है, लेकिन जो शेयर्स हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। इस वजह से हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहे हैं कि ठीक है, अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हैं, डीमर्ज फॉरेन कंपनी दे रही है रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को, और हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे यदि वो एक जेन्युइन डीमर्जर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे जा रहे हैं डीमर्जर के तहत। और अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स भी डीमर्जर के तहत बेचे जाते हैं या दिए जाते हैं रिजल्टिंग कंपनी को, तो वो भी एक हम जायज़ ट्रांजैक्शन मानेंगे, और उसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि हमने ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो हम एनकरेज कर रहे हैं इस तरह के डीमर्जर को, जहां पर एक इंडियन कंपनी के शेयर्स भी अगर ट्रांसफर हो जाते हैं डीमर्जर के तहत, तो वो एक श्रेयस्कर चीज़ है और इस तरह के डीमर्जर होने चाहिए। और शायद ये म्यूचुअल बेसिस पे देश जो हैं एक दूसरे के लिए इस तरह के प्रावधान रखते ही होंगे, जो कि जिससे कि अगर हम जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं दूसरे देशों के कंपनीज के लिए, उसी तरह का ट्रीटमेंट दूसरे देश के कंपनियां भी हमारे लिए करेंगी। अब आते हैं 47(6) पे। अगर कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसको भी एनकरेज किया जाता है। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक है, वो तरह का कोऑपरेटिव बैंक बन रहा है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन करके, और उसको जो पहले था उसको कहते हैं प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक, जो बाद में बनता है उसको कहते हैं सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर कैपिटल एसेट प्रीडेसेसर से सक्सेसर को ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र भी हम उसको टैक्स नहीं करते हैं। 47(6) अगर कोई शेयर होल्डर है वो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत अपने कैपिटल एसेट को, जो कि एक शेयर है जो वो होल्ड कर रहा है प्रेडेसेसर में, और जो शेयर वो प्रेडेसेसर में होल्ड कर रहा है उसको सक्सेसर का शेयर मिल रहा है, और इस वजह से वो अपना पुराना शेयर दे देता है, तो इसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। 6CC 6CC में अगर कोई फॉरेन कंपनी का शेयर है जो कि एक कैपिटल एसेट भी है, और वो अपनी वैल्यू को किसी इंडियन कंपनी के शेयर से अगर डिराइव कर रहा है, और वो जो फॉरेन कंपनी का शेयर है होल्ड किया जा रहा है किसी डीमर्ज फॉरेन कंपनी के द्वारा, जिसका हो रहा है, और वो शेयर किसी रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को दिया जा रहा है एक डीमर्जर के तहत, तो इसको भी ट्रांसफ़र से बाहर रखते हैं। लेकिन वही कंडीशन है जो कि 3/4 जो शेयर हैं डीमर्जर से पहले डीमर्ज फॉरेन कंपनी के, वही शेयर होल्डर रहने चाहिए रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में भी, और उस देश में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स अराइज नहीं होना चाहिए। 47(7)(d) कहता है कि कोई भी ट्रांसफ़र या शेयर्स जो इशू किए जाते हैं रिजल्टिंग कंपनी के द्वारा, रिजल्टिंग कंपनी शेयर ट्रांसफ़र कर रही है या शेयर इशू कर रही है डीमर्जर के स्कीम में, डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डरों को
तो उस ट्रांसफ़र को भी ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं अगर वो ट्रांसफ़र जो है डीमर्जर के कंसिडरेशन में किया जा रहा है। यानी यहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है शेयर को डीमर्जर के तहत डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर दे रही है, इशू कर रही है या फिर ट्रांसफ़र कर रही है। उसके बाद 47(7) में कहा जा रहा है कि कोई अगर शेयर होल्डर है वो अपने स्कीम ऑफ अमालगमेशन के तहत एक कैपिटल एसेट को जो कि शेयर है किसी अमालगमेटिंग कंपनी में, कोई शेयर होल्डर अगर ट्रांसफ़र कर देता है स्कीम ऑफ अमालगमेशन के तहत एक शेयर को जो कि वो अमालगमेटिंग कंपनी में होल्ड कर रहा है, तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। अगर शेयर होल्डर अमालगमेशन के तहत ट्रांसफ़र कर रहा है, यदि वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके इवज़ में कर रहा है क्योंकि उसको अलॉट किए जा रहे हैं अमालगमेटेड कंपनी के शेयर, और सिवाय वहाँ जहाँ पर शेयर होल्डर खुद ही अमालगमेटेड कंपनी है। अगर शेयर होल्डर खुद ही अमालगमेटेड कंपनी है और वो कोई शेयर ट्रांसफ़र कर रही है अमालगमेटेड कंपनी को, तो उसके लिए तो अलग प्रावधान है ही है। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया है कि जो जो शेयर होल्डर हैं अमालगमेटिंग कंपनी में और स्कीम ऑफ अमालगमेशन के तहत इस इवज़ में कि उनको अमालगमेटेड कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, इसकी वजह से वो अपने अमालगमेटिंग कंपनी वाले शेयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जहाँ पे अमालगमेटेड कंपनी भी एक इंडियन कंपनी, तो वहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। हाँ, अमालगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई यहाँ की कंपनी बाहर की कंपनी में जाके विलय हो जाए तो वहाँ पर हम टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। 47(7)(a) कैपिटल एसेट का जहाँ पर कैपिटल एसेट बॉन्ड है या जीडीआर हैं, इसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्ल्ड के अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है, और जितने भी इंडियन कंपनीज हैं जो कि यहाँ लिस्टेड हैं, अगर वो बाहर लिस्ट होती हैं किसी बाहर के फॉरेन के किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो उनका शेयर लिस्ट नहीं होता, बल्कि उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट कहा जाता है जो वहाँ पर लिस्ट होती है। एक तरह से शेयर के इवज़ में वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट लिस्ट होती है। और ये जो जीडीआर या बॉन्ड है, अगर इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो जीडीआर रेफर किया जा रहा है 115AC, इनका डेफिनेशन वगैरह 115AC(1) में है, और अगर ट्रांसफ़र इंडिया से बाहर किया जाता है नॉन रेजिडेंट के द्वारा किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट, यानी कोई भी जीडीआर या बॉन्ड का ट्रांसफ़र किसी भी नॉन रेजिडेंट के द्वारा एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को कर दिया जाता है अगर, तब उस केस में वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, जो बॉन्ड या जीडीआर है ये भी बाहर का है और दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया जा रहा है, तो इसलिए इस तरह के ट्रांसफ़र को हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं और उसको टैक्स नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये रेफरेंस जब आता है तो इट इज़ बेटर कि हम उस रेफरेंस को भी समझ लें। 115AC(1) में एक बार जाके फिर से देख लेते हैं कि 150AC(1) में इस बारे में क्या कहा जा रहा है। तो 150AC में कहा जा रहा है कि जो भी इनकम बॉन्ड या जीडीआर से होती है, जिनको कि फॉरेन करेंसी में ख़रीदा गया था, या इनकम होती है, या फिर अगर उनके ट्रांसफ़र से जो कैपिटल गेन अराइज करता है, उसका टैक्सेशन किस प्रकार से होगा। तो क्योंकि इसके टैक्सेशन के लिए यहाँ पे एक प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें कि लिखा है कि जहाँ पर एसएससी की जो टोटल इनकम है, और अगर एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है और एसएससी की टोटल इनकम में शामिल है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी जो इशू किए गए थे एक स्कीम के तहत, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई किया था, या जहाँ पर नॉन रेजिडेंट की इनकम में वो बॉन्ड्स हैं किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के, क्योंकि सरकार ने सोल्ड किए हैं उसको, और उसने अगर फॉरेन करेंसी में उनको ख़रीदा है, या फिर
कोई इनकम है जो कि डिविडेंड्स के रूप में है और या फिर जीडीआर के रूप में है, या जीडीआर से डिविडेंड्स ऑन जीडीआरस, जो जीडीआर है उससे अगर जो डिविडेंड मिलता है उसके रूप में अगर है, तो जो कि जिनको इशू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, और जिसको ऑफिशियल गैजेट में भी नोटिफाई किया गया है, और ये जो जीडीआर हैं इशू किए गए थे, जो इनिशियल इशू था शेयर्स का इंडियन कंपनी के, उनके इवज में इशू किया जा रहा है। और जो भी इनिशियल इशू किसी भी इंडियन कंपनी ने किया था और उनको जीडीआर के रूप में अगर बाहर के फॉरेन एक्सचेंज में लिस्ट किया जा रहा है, और ये जो प्रक्रिया है सारी लिस्ट होने की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई भी की गई है ऑफिशियल गैजेट में, और ये जो जीडीआर खरीदे गए थे ये फॉरेन करेंसी में खरीदे गए थे और एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू, अप्रूव्ड ब्रोकर के थ्रू उसको खरीदा गया था, या ऐसे जीडीआर जो कि किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट इशू किए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने सेल किए हैं शेयर्स पब्लिक सेक्टर कंपनी के, और उसको खरीदा गया है उस व्यक्ति के द्वारा, किसी भी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति के द्वारा फॉरेन करेंसी में, या फिर किसी स्कीम के तहत उसको इशू या री इशू किया जा रहा है किसी भी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के शेयर के अगेंस्ट, और उससे कोई अगर इन जीडीआर से कोई डिविडेंड अगर प्राप्त होगा, शॉर्ट में अगर देखा जाए, अगर जीडीआर से कोई डिविडेंड प्राप्त हो रहा है या किसी ऐसे बॉन्ड से इंडियन कंपनी के जो कि स्कीम के तहत या पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड से अगर कोई इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, या फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर राइज हो रहा है उन बॉन्ड्स के ट्रांसफ़र से, इनको क्लॉज ए में मेंशन किया गया है, या फिर किसी जीडीआर के ट्रांसफ़र से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो उस केस में इस हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स पेएबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ, तो सबसे पहला जो लगेगा वो होगा कि जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है जो कि क्लॉज ए या क्लॉज बी में ऊपर लिखा है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है जिसको क्लॉज सी में ऊपर लिखा है, उसके ऊपर भी 10% टैक्स लगेगा। उसके बाद जो भी इनकम टैक्स उस नॉन रेजिडेंट को देना होता, अगर उसकी टोटल इनकम को इन दो अमाउंट से, इन सारे अमाउंट से जो ए बी और सी में लिखे हैं उनसे रिड्यूस कर दिया जाता, वो टैक्स अलग से उसको देना होगा। यानी कुल मिला के उसको इंटरेस्ट और डिविडेंड पे 10% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द डीडीआर सेल उस पर 10%, प्लस उसके अलावा बाकी जो भी इनकम है उसके ऊपर जो भी टैक्स उसको वैसे भी लगता, वो उसको टैक्स उसको देना होगा। तो ये जो प्रावधान है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को जो जीडीआर से रिलेटेड हैं या बॉन्ड से रिलेटेड हैं, जिनको फॉरेन करेंसी में ख़रीदा जाता है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो नॉन रेजिडेंट कर रहा है, तो नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के लिए प्रावधान है 115AC1। अब आते हैं कि इसका जो रेफरेंस आ रहा है हमारे पास 47 में, उससे हम क्या मीनिंग निकालें। तो उसके लिए हमें जो मीनिंग समझ में आ रहा है यहाँ पे वो ये है कि अगर कोई कैपिटल एसेट इस प्रकार का है जो कि बॉन्ड या जीडीआर के रूप में है, जिस बॉन्ड या जीडीआर का वर्णन सेक्शन 115AC में किया गया है, तो यहाँ पर केवल जो बॉन्ड और जीडीआर का जो मीनिंग है वो उस सेक्शन से उद्धृत किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र किया जाता है और ये ट्रांसफ़र अगर इंडिया से बाहर किया जाता है, और अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इन एसेट्स का ट्रांसफ़र करता है, तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। तो आपने देखा होगा कि 115AC में कोई कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर केवल इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेशन का प्रावधान है। शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसीलिए जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होगा वो डिटरमिन होगा यहाँ से। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जहाँ तक बात है, तो हम जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात आती है, हम ट्रांसफ़र ही नहीं मानेंगे अगर
वो जो GDR या बॉन्ड है वो नॉन रेजिडेंट के द्वारा एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि GDR लिस्टेड है कोई बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को उस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, इंडिया से बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसके ऊपर इंडिया में कोई टैक्स अराइज नहीं होगा। उस तरह का मीनिंग यहाँ से निकल के आ रहा है। नाउ 47(7) ये कहता है कि कोई भी ट्रांसफ़र जो इंडिया से बाहर किया जाता है कि भी किसी भी ऐसे कैपिटल एसेट का जो कि रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है इंडियन कंपनी, जिस इंडियन कंपनी के बॉन्ड का डिनोमिनेशन रूपी में है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड नहीं है वो, और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर इंडियन कंपनी का इंडिया से बाहर इशू किया गया था, इशूड आउटसाइड इंडिया, और ऐसे बॉन्ड को इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र किया जाता है एक नॉन रेजिडेंट के द्वारा दूसरे नॉन रेजिडेंट को, तो इसको भी ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है 7A से, 7A में जो बॉन्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत इशू होता है या पब्लिक सेक्टर कंपनी का बॉन्ड होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती है। वो स्पेसिफिक बॉन्ड है जो कि 115AC में मेंशन्ड है। यहाँ वो रुपी डिनोमिनेटेड भी नहीं है, उसको फॉरेन करेंसी में खरीदा गया था। यहाँ पर जो बॉन्ड है ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, यानी इसको रुपीज़ में खरीदा जाता है, और अगर नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर इसको बेचता है किसी फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो ट्रांसफ़र की परिभाषा में नहीं आएगा। उसके बाद 7AB में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बॉन्ड या GDR है जिसका वर्णन 115AC में किया गया है, या फिर कोई भी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी अगर इंडियन कंपनी का, यानी जो दोनों टाइप के बॉन्ड जो 7A और 7AA में मेंशन है, या फिर कोई अगर डेरिवेटिव है या कोई भी ऐसी और दूसरी सिक्योरिटी है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है इस सबसेक्शन के बिहाफ पे, और इनमें से किसी भी सिक्योरिटी या डेरिवेटिव या GDR या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का अगर ट्रांसफर कोई भी नॉन रेजिडेंट करता है एक ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो कि किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में लोकेटेड है, कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकते हैं जो कि भारत में किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है और इंडिया से बाहर नहीं भी लोकेटेड है। जैसे हमने कहा था, अगर इंडिया से बाहर अगर ये सेल होती है तब तो उसको ट्रांसफ़र तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है और वहाँ पर भी अगर कोई नॉन रेजिडेंट उसका सेल करता है, और जहाँ पर उसका जो कंसिडरेशन है ऐसे ट्रांजैक्शन का वो फॉरेन करेंसी में दिया जाता है, तो वो भी ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे खास बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको बेचा जाए किसी नॉन रेजिडेंट को ही। अगर वो किसी रेजिडेंट को भी बेचा जा रहा है लेकिन वो रेजिडेंट उसको फॉरेन करेंसी में खरीद रहा है, तो भी ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो बनाए जा रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तहत, उनमें ट्रांजैक्शंस को एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो GDRs हैं, GDRs नॉर्मली इंडियन कंपनी के होते हैं, जो कि इंडिया में कंपनीज हैं उनके शेयर्स के इनिशियल इशू के अगेंस्ट GDR इशू किए जाते हैं, जो कि GDR फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है उनकी, लेकिन इनकी लिस्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हो सकती है, और वहाँ भी अगर इनका ट्रांजैक्शन होता है तो कोई भी नॉन रेजिडेंट जिसके पास वो एसेट्स हैं और वो उनको बेच देता है उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो लोकेटेड है किसी भी IFSC में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और अगर बेच देता है और उसका पेमेंट अगर फॉरेन करेंसी में होता है तो उस केस में ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। उसके आते हैं 47(7)(b) पर, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। डेरिवेटिव वर्ड का जो मीनिंग है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में है। मोटा मोटा अगर हम समझना चाहें कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स वगैरह डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव होते हैं जो शेयर्स डायरेक्टली नहीं होते, शेयर से कोई डिराइव्ड एसेट होता है, वो किसी भी सिक्योरिटी या शेयर्स पे आधारित होता है, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वो शेयर या सिक्योरिटी नहीं होता, लेकिन वो उससे डिराइव हो रहा होता है,
जैसे उस शेयर में कोई ऑप्शन हुआ या उस शेयर में कोई फ्यूचर हुआ या इस तरह के और भी कई डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और इनको डिफाइन किया गया सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, और इनकी भी खरीद फरोख्त जो है स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। ऐसे ही जो सिक्योरिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ये है, इसके सेक्शन 2H से लिया गया है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2AC से ली गई है। तो नाउ वी गो टू 47(7)(b). 47(7)(b) में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन से ऐसे ट्रांसफर हैं जो 45 सेक्शन के पर्पज से ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, किनको एक्सक्लूड किया गया है ट्रांसफर के डेफिनेशन से, इनको बाहर रखा गया ट्रांसफर के डेफिनेशन से, चूंकि उस पर हम लोग कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेना चाहते हैं। तो 47(7)(b) में कहा जा रहा है कोई भी अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है जो कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बीइंग ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हर पीरियड के बाद एक इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट का पेमेंट इंडिया से बाहर होता है, मेड आउटसाइड इंडिया, सॉरी, ये ट्रांसफर जो है अगर इंडिया से बाहर किया गया है किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जिसका पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका अगर इंडिया से बाहर किया जाता है एक ब्रोकर के थ्रू इंटरमीडियरी, बिचौलिए के थ्रू, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया, जो डील कर रहा है सिक्योरिटीज के सेटलमेंट में, और ये ट्रांसफर अगर नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को करता है, यानी यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रही है चीज़ वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रही है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिया से बाहर ट्रांसफर हो रही है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर रहा है थ्रू एन ऑथराइज्ड ब्रोकर, और ये सिक्योरिटी ऐसी है जिसमें पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो चूंकि ये इंडिया से बाहर हो रहा है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को कर रहा है, तो नॉन रेजिडेंट के बेनिफिट्स के लिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि नॉन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ, उसको हम लोग टैक्स नहीं करेंगे, भले ही ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये गवर्नमेंट का मतलब इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शब्द को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में चूंकि डिफाइन कर दिया गया, वहां पे सेक्शन 2B से वहां से उद्धृत किया जा रहा है। अब आते हैं 47(7)(c) पर। अगर कोई सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो आती है 2015 की, है टाइम टू टाइम स्कीम आती है और ओपन होती है, और ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है जो इशू किया था आरबीआई के द्वारा, और बाय वे ऑफ रिडम्पशन कोई एसएससी कोई इंडिविजुअल है अगर रिडम्पशन के द्वारा उसको ट्रांसफर करता है, कोई भी ट्रांसफर बाय वे ऑफ रिडेम्पशन होता है एक एसएससी जो कि इंडिविजुअल है उसके द्वारा, यानी वो रिडीम कर रहा है अपने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को। जब भी कोई भी इंडिविजुअल जिसने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदा था वो अपने गोल्ड बॉन्ड को रिडीम कर लेता है, यानी कि उसको वापस दे के पैसे देता है उसके अगेंस्ट, तो इस तरह का जो भी ट्रांसफर वो करता है तो वो ट्रांसफर में नहीं आएगा, यानी कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने पे कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 47(8) में क्या कहा जा रहा है? 47(8) में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में और उसका ट्रांसफर किया गया था 1 मार्च 1970 के पहले, उसको भी ट्रांसफर के परिभाषा में नहीं लाया गया है। 1 मार्च 70 के बाद ये देखा जाता है कि वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है, और उसकी परिभाषा भी देखा जाता है, और वो फिर अगर कैपिटल एसेट है तो डेफिनेटली वो टैक्स होता है। 47(9) में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि वर्क ऑफ आर्ट है या कोई आर्कोलॉजिकल साइंटिफिक या आर्ट कलेक्शन है, बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ड्राइंग, पेंटिंग है, फोटोग्राफ या प्रिंट है, और इसका ट्रांसफ़र किसी गवर्नमेंट को या किसी यूनिवर्सिटी को किया जाता है या किसी नेशनल म्यूजियम को या नेशनल आर्ट गैलरी को किया जाता है या नेशनल आर्काइव को किया जाता है या किसी भी ऐसे पब्लिक म्यूजियम या इंस्टीट्यूशन को किया जाता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ऑफिशियल गैजेट में कि वो जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल आर्ट गैलरी, आर्काइव वगैरह हैं,
वो राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के हैं या वो रिनाउन वाले हैं, यानी कि मशहूर हैं, टू बी ऑफ रिनाउन, कई राज्यों में या एक से ज़्यादा राज्यों में वो मशहूर हैं, इस तरह नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं या वो मशहूर हैं, अगर इस प्रकार से उनको नोटिफाई कर दिया जाता है तो कोई भी कैपिटल एसेट अगर इन रिनाउन वाले नेशनल इम्पोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशंस को अगर किया जा रहा है या सरकार को किया जा रहा है या किसी यूनिवर्सिटी को किया जा रहा है तो वो ट्रांसफ़र भी टैक्सेबल नहीं है, वो तो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके बाद 4710 में आते हैं। 4710 में अगर कोई ट्रांसफ़र बॉन्ड या डिबेंचर के कन्वर्जन के रूप में किया जा रहा है या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट के कन्वर्जन के रूप में किया जा रहा है, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिबेंचर स्टॉक या डिबेंचर्स किसी भी रूप में हो जहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में, अगर ये डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स किसी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट होते हैं या डिबेंचर्स में कन्वर्ट होते हैं किसी कंपनी के, तो जब भी कोई कन्वर्जन होता है इस तरह का, तो कन्वर्जन में क्या हो रहा है कि उस सिक्योरिटी का जो रूप बस बदल रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए इसको ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है, जिससे कंपनीज जो हैं जब डिबेंचर निकालती हैं या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट निकालती हैं, जब भी कोई डिबेंचर जो होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं, और अगर कंपनी ये सोचती है कि उसमें कॉन्फिडेंस पब्लिक का हो गया है तो वो पब्लिक चाहेगी कि अब उसमें इंटरेस्ट ना मिले और उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दूं और लोगों को जो शेयर से जो बेनिफिट्स हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा, तो उस तरह का वो कर सकती है। और उसके बाद उसके बाद हम लोग आते हैं उसके बाद आते हैं हम लोग 4710 ए पर, जहाँ पर बॉन्ड को कन्वर्ट कर किया जा रहा है, ऐसे बॉन्ड जो कि सेक्शन 115 AC में लिस्टेड हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वो ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसको इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, उसको नोटिफाई करती है, या वो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेच रही होती है। तो उन बॉन्ड्स का अगर कन्वर्जन शेयर्स में होता है या डिबेंचर में होता है किसी भी कंपनी के, तो इस कन्वर्जन के द्वारा जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं बॉन्ड्स, उसको भी ट्रांसफ़र के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। 4710B में कहा जा रहा है कि कोई भी ट्रांसफ़र प्रेफरेंस शेयर के कन्वर्जन से हो रहा है, जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, यहाँ भी लॉजिक वही है जो कि बॉन्ड के लिए है कि एक तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है सरकार के द्वारा। 4711, कोई भी ट्रांसफ़र अगर 31 दिसंबर 1998 के बाद किया गया हो, एक ऐसे कैपिटल एसेट का जो कि मेंबरशिप है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो प्रावधान क्योंकि 31 दिसंबर 1998 से आया है, और वहाँ पे ये कहा गया है अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी नहीं है, एक कंपनी ना होते हुए, अगर कंपनी कोई है जो जिसके पास मेंबरशिप है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उस पर लागू नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंपनी नहीं है और उसके पास मेंबरशिप है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, और वो उस मेंबरशिप को किसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है, और इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय दैट कंपनी टू द ट्रांसफर, क्योंकि वो कंपनी जो है उसके इवज में उसको शेयर्स अपने अलॉट कर देती है। तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो लोग मेंबरशिप रखे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, वो कॉर्पोरेट बॉडीज होनी चाहिए, तो उनको कॉर्पोरेटाइज करने के पर्पज़ से ये छूट दी गई कि जो भी ऐसा इंडिविजुअल है, अगर उसके पास कैपिटल, उसके पास ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि मेंबरशिप है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और उस मेंबरशिप को वो अगर बेच देता है किसी कंपनी को,
तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। जिससे कि वो ऐसा कर लें, उनको एनकरेज करने के लिए जो मेंबर्स हैं, जो कि नॉन कंपनी मेंबर्स हैं रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, वो अपने आप को कॉर्पोरेटाइज कर लें और कंपनी खोल के उसको ट्रांसफ़र कर दें वो जो मेंबरशिप है, और उसके एवज में शेयर्स अलॉट करवा लें अपने आप को उस कंपनी के। तो इस कॉर्पोरेटाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रावधान यहाँ पे लाया गया। उसके बाद आते हैं 47(11) में। अगर कैपिटल एसेट कोई लैंड है जो कि ऐसे इंडस्ट्रियल कंपनी का लैंड है, औद्योगिक कंपनी का लैंड है, जो सिक हो गई है, बीमार हो गई है, और इस लैंड का ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक स्कीम के तहत जो कि प्रिपेयर की गई थी और सैंक्शन की गई थी सेक्शन 18 में, सिक इंडस्ट्रीज कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 के तहत, जहां पर ऐसी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो है वो किसी वर्कर्स के कोऑपरेटिव के द्वारा अब मैनेज हो रही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल कंपनी सिक हो गई, बेकार हो गई, तो उसमें वहाँ वर्कर्स को मौका दिया जाता है कि अगर उसको फिर से वो पुनर्जीवित करना चाहें तो मिल के कोऑपरेटिव बना के उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी लैंड ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के लैंड को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे 45 सेक्शन के पर्पज़ से। बेनिफिट है उन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कोऑपरेटिव को कि अगर वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी को मैनेज करना चाहते हैं और उस सिलसिले में कोई लैंड को बेच के और उससे प्रॉफिट ले, उससे फ़ायदा लेके, या उसका गेन जो भी मनी मिल रहा है उसको फिर से कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी को पुनर्जीवित अगर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, बशर्ते ये कि such transfer is made during the period commencing from the previous year in which said company has become sick industrial company under the section 17(1) of that act, and ending with the previous year during which the entire net worth of such company becomes equal to or exceeds the accumulated losses। बशर्ते ये कि सच कुछ पीरियड के लिए ये बेनिफिट दिया जाता है, और ये बेनिफिट वहाँ तब से शुरू होता है जब वो कंपनी एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बन गई है सेक्शन 17(1) के तहत। इस सीका 1985 इसको एक्ट को कहा जाता है, इसके तहत, और उस पीरियड तक, यानी कि उस प्रीवियस ईयर तक, जब वो पूरा का पूरा नेटवर्थ ऐसी कंपनी का जो उसके लॉसेस के बराबर हो जाता है, यानी कि इक्वल टू और एक्सीड्स द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी अब कंपनी ने अपने जितने लॉस थे वो पूरे भरपाई कर ली है। तो जब कंपनी अपने लॉसेस की भरपाई कर चुकी है उसके बाद अगर वो लैंड बेचेगी तब फिर उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो है, जब तक वो नेटवर्थ जो है पूरी एंटायर नेटवर्थ उस कंपनी की, उसके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस से ज़्यादा या उसके बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो लैंड को अगर बेचती है उसकी कोऑपरेटिव, तो बेच सकती है और उस पर फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 47(13) में कहा जा रहा है कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको छू के या अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, तो अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है या कोई इंटेंजिबल एसेट है, चाहे वो कैपिटल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट भी है, और उस एसेट को एक फर्म कंपनी को ट्रांसफ़र करती है। फर्म किसको ट्रांसफ़र करती है? कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि सक्सेशन हो गया है फर्म का कंपनी। बिकॉज सरकार इस तरह के सक्सेशन को, जहाँ फर्म कंपनी बन रही है, कंपनी चूँकि ज़्यादा एफिशिएंट एक तरह का एंटिटी मानी जाती है, तो सरकार भी एनकरेज करती है कि अगर फर्म से कंपनी बनाई जा रही है एंड कंपनी इज सक्सीडिंग द फर्म, द सक्सेशन ऑफ द फर्म इज हैपनिंग बाय अ कंपनी, विच मीन्स कंपनी के सक्सेसर के रूप में, फर्म के सक्सेसर के रूप में कंपनी बन रही है। यानी जो भी बिजनेस इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म, जो भी फर्म बिजनेस कर रही थी उसको कंपनी बना दिया गया। और एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ डीमर्शलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या जहां पर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का
डीम्यूचुअलाइजेशन होता है। देखिए, पहले जितने भी स्टॉक एक्सचेंज थे वो म्यूचुअलिटी के आधार पर चल रहे थे। जो बहुत पहले पहले जो स्टॉक एक्सचेंज बने ब्रिटिश पीरियड में, म्यूचुअलिटी के आधार पर बनते थे कि कुछ लोग मिलके उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज बना लिया और उससे जो भी फ़ायदा है वो आपस में बांट रहे हैं और जो उसकी कॉस्ट है वो आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही इनएफिशिएंट एक तरह का मॉडल होता है। कॉर्पोरेट मॉडल इज़ ऑलवेज अ बेटर मॉडल। तो म्यूचुअल को हम लोग डीम्यूचुअलाइज कर देते हैं या उसको फिर उसके बाद कॉर्पोरेटाइज कर देते हैं। तो जब भी किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, इंडियन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का डीम्यूचुअलाइजेशन होता है या उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होता है और उस संबंध में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया जाता है किसी कंपनी को, तो चूंकि ये जो प्रक्रिया है डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन की, इट इज़ अ गुड थिंग और इसको एनकरेज किया जाता है और एज ए रिजल्ट ऑफ विच एओपी और बीओआई इज सक्सीडेड बाय द कंपनी। तो पहले जो ईओपी थी या पहले जो बीओआई थी वो अब कंपनी बन गई क्योंकि डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। ऐसे इसके संबंध में अगर कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ शर्त है यहाँ पे। शर्त ये है कि सारे के सारे जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं फर्म के या एओपी के या बीओआई के, जो कि उसी बिजनेस से रिलेटेड हैं, सक्सेशन से जस्ट पहले वो बन जाने चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज उस कंपनी के, यानी सारे के सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन। हालांकि वो उसी बिजनेस से रिलेट होने चाहिए। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स थे फर्म के जो सक्सेशन से पहले के थे वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी के और उसी प्रोपोर्शन में बन जाते हैं जिस प्रोपोर्शन में उनके कैपिटल अकाउंट्स खड़े थे फर्म के बुक्स में सक्सेशन की डेट पे। All the partners of the firm immediately before the succession become the shareholders of the company in the same proportion in which their capital account stood in the books of the firm on the date of the succession. ये शर्तें हैं। तीसरी शर्त क्या है? That the partners of the firm do not receive any consideration or benefit directly or indirectly in any form or manner other than by way of allotment of shares in the company. जब ये सक्सेशन होता है तो फर्म के पार्टनर्स को निजी कोई बेनिफिट या निजी कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, या तो डायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा, सिवाय जो कंपनी बनी उसमें शेयर्स के अलॉटमेंट के अलावा और कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। और उसके बाद डी में कहा जा रहा है, जो अगली शर्त है वो ये है कि जो एग्रीगेट है शेयर होल्डिंग की कंपनी में, जो पार्टनर्स की शेयर होल्डिंग है, वो शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी उनका कंट्रोल रहना चाहिए उस कंपनी पर भी, यानी कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है पार्टनर्स की वो 50% से कम वोटिंग पावर वाली नहीं होनी चाहिए उस कंपनी में, और उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो वैसे बनी रहनी चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा बनी रहनी चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए। यानी कम से कम ये जो सक्सेशन है ये फर्जी टाइप का नहीं होना चाहिए, 5 साल तक 50% से ज़्यादा की उनकी होल्डिंग बनी रहनी चाहिए पार्टनर्स की उस कंपनी में उस डेट ऑफ सक्सेशन से। और अगली शर्त यह है कि जो डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, उसको जो स्कीम बनाई गई थी डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन की, और जिस स्कीम को अप्रूव किया गया था सेबी के द्वारा, जिस सेबी को खड़ा किया गया है सेक्शन 3 के तहत सेबी एक्ट के, और उस सेबी के द्वारा ये स्कीम बनाई गई थी और उस स्कीम के तहत ये डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो प्रावधान है 4712, ये सक्सेशन ऑफ फर्म एओपी और बीओआई बाय कंपनी के केस में है, जिसको सरकार एनकरेज करती है। खासतौर पे जहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज का, उसको और भी ज़्यादा सरकार तवज्जो देती है। तो उसको ट्रांसफ़र, उस केस में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते। उसके बाद आते हैं 4713A में। अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि मेंबरशिप राइट है, जो कोई भी मेंबर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में होल्ड कर रहा है, कि मेंबरशिप का जो भी राइट है फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स which are acquired by such member in that recognized stock exchange in accordance with the scheme of for demutualization or corporatization which is approved by the SEBI। SEBI के
किसी अप्रूव्ड स्कीम के तहत अगर डीमर्चुलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, और उसके तहत अगर कोई भी जो मेंबरशिप का राइट है फॉर, जो राइट किसी मेंबर का है, मेंबरशिप का राइट कि वो अक्वायर कर सकता है शेयर्स या ट्रेडिंग कर सकता है शेयर्स में या करवा सकता है, तो और ये राइट्स अगर अक्वायर हो रहे हैं किसी सभी की स्कीम के तहत, और इन राइट्स को अक्वायर होने के संबंध में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो जो कैपिटल एसेट क्या है, मेंबरशिप का जो राइट है अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस मेंबरशिप राइट के ट्रांसफ़र होने के लिए भी कोई भी उसको ट्रांसफ़र की परिभाषा में नहीं माना जाएगा। उसके बाद 13B ये कहता है कि कोई भी अगर ट्रांसफ़र होता है कैपिटल एसेट का या फिर इंटेंजिबल एसेट का, और वो ट्रांसफ़र कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है या अनलिस्टेड कंपनी कर रही है, प्राइवेट कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनी जिसके पास कोई कैपिटल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है और उसको वो ट्रांसफ़र कर देती है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, या फिर अगर वो अब किसी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देती है किसी भी कंपनी में, मतलब कोई शेयर होल्डर जो है अगर किसी कंपनी में कोई शेयर होल्ड कर रहा है और उस कंपनी का कन्वर्जन हो जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो जिससे कि जो प्राइवेट कंपनी हैं या जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करें और उनको एनकरेज किया जाए कि वो ऐसा बनाएं। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी या कोई अनलिस्टेड कंपनी ट्रांसफ़र करती है किसी कैपिटल या इंटेंजिबल एसेट को किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, या कोई भी शेयर होल्डर उस कंपनी में जो शेयर है, यानी उस प्राइवेट कंपनी या उस अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर देता है क्योंकि उसका कन्वर्जन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हो गया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत, तो उस शेयर होल्डर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर, या जो प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी का अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का जो कैपिटल एसेट या इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर रहेंगे। शर्त उसी तरह की है कि सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी जो हैं कन्वर्जन से पहले वही रहने चाहिए, जो कि वो बन जाने चाहिए एसेट्स और लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, जो उसके पहले प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी के थे। उसके बाद जितने भी शेयर होल्डर थे उस कंपनी के जो कि कन्वर्जन से पहले थे, वो बन जाएं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर, और उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, वो उसी प्रोपोर्शन में हो जिस प्रोपोर्शन में उनके पास कन्वर्जन डेट से पहले शेयर होल्डिंग थी उस लिमिटेड उस प्राइवेट कंपनी में या उस अनलिस्टेड कंपनी में। और उसके बाद अगली कंडीशन ये है, सिमिलर कंडीशन है जैसे पहले भी देखी गई हैं, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है शेयर होल्डर्स का कंपनी में, कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, वो 50% से कम नहीं होना चाहिए और ये 5 साल तक बना रहना चाहिए डेट ऑफ कन्वर्जन से। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हैं। एक कंडीशन जैसे ये है कि यहाँ पे सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस बिजनेस की किसी कंपनी की 3 प्रीवियस ईयर्स में, जो कि उस प्रीवियस ईयर से पहले के प्रीवियस ईयर्स हैं जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, तो उसमें जो सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो छोटी प्राइवेट कंपनी और छोटी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको ये बेनिफिट दिया गया है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट नहीं दिया गया। तो और दूसरा अगला कंडीशन ये है कि कुल वैल्यू जो एसेट्स की हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रही हैं कंपनी के, उन 3 प्रीवियस ईयर्स में जो कि कन्वर्जन के प्रीवियस ईयर से पहले के हैं, वो जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वंस अगेन एसेट्स की वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 65 लाख रुपीज़ से
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है क्यूमुलेटिव, जिससे कि ये छोटी कंपनियों के लिए इंकरेजमेंट होना चाहिए कि वो अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लें। तो बड़ी कंपनियां, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है और उनको ये बेनिफिट दिया भी नहीं जा रहा। और 40 और इसके बाद एफ जो कंडीशन है वो ये है कि नो अमाउंट इज पेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पार्टनर आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ द accumulated प्रॉफिट स्टैंडिंग इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी। जो भी बैलेंस accumulated प्रॉफिट का था, जो कि कंपनी के अकाउंट में स्टैंड कर रहा था उसके डेट ऑफ कन्वर्जन पे, उस में से, उस accumulated प्रॉफिट में से कोई भी पैसा, कोई भी राशि, या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 3 साल के पीरियड में, डेट ऑफ कन्वर्जन से 3 साल के पीरियड में किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को वो पार्टनर कन्वर्जन पे बांट नहीं सकते हैं। वो इसलिए ना कन्वर्ट कर रहे हो कि उनको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से फ़ायदा ले लेना है। और जो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में जैसे डिफाइंड है वैसे ही इनको यहाँ बोरो किया जा रहा है। उसके बाद 47(14) में कहा जा रहा है। तो हमारे पास कुछ और अभी सेक्शंस हैं, but I think it's going to take some time. So what I feel is that we must put an end to this webinar session. और जब हम अगला सेशन शुरू करेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा हम और पीछे से इसको रिवाइज करना शुरू करेंगे, बिकॉज 47 इज अ बिग सेक्शन एंड एज यू कैन सी कि इसको ठीक से समझने के लिए वी कैन नॉट रश थ्रू इट. सो देयरफॉर आई feel that we must stop at this point of time, and we can continue with the remaining part of this section in the next webinar that will be held tomorrow morning. So we come to the end of this webinar right now.